नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अब खेती किसानी की तस्वीर बदलने जा रही है। राज्य में कृषि बागवानी के दृष्टिगत विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र से 3800 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई बैठक में इसकी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि ये सहयोग राज्य की कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया कि राज्य में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नवाचार, यात्रीकरण, तकनीकी और पारंपरिक कृषि जैसे विविध पहलुओं का समावेश करते हुए 3800 करोड़ रुपए की योजनाएं तैयार की गई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए मसूरी, नैनीताल जैसे प्रमुख स्थानों पर टेम्पो ट्रेवलर सेवा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस योजना का शुभारंभ किया है। इस सेवा का उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा देना है। मसूरी में पहली टेम्पो ट्रेवल के पहुंचने पर लोगों में उत्साह दिखा, लेकिन कुछ लोग टेम्पो पर लगे चारधाम और धार्मिक स्थलों के पोस्टरों से नाराज हैं। उनका कहना है कि इन गाड़ियों पर उल्टी या फिर पान गुटखा थूकने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। लोगों ने मांग की है कि इन पोस्टरों को हटाया जाए, वरना वो आंदोलन करेंगे। मसूरी से देहरादून का किराया 126 रुपये है और एक टेम्पो में 17 यात्री सफर कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी की बात है कि ये अच्छी नई गाड़ियां हैं। पुरानी गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं, नई गाड़ियां हैं। कम से कम आदमी जो है आराम से आएगा, आराम से जाएगा, 10-20 रुपए ज़्यादा देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चारधाम के पोस्टर गाड़ी में लगे हैं, ये गलत है। चारधाम से ही सारा उत्तराखंड का टूरिस्ट है। ये टूरिस्ट अगर यहाँ पे आके हमारे पोस्टर के ऊपर थूकेगा तो कैसे लगेगा, खुद बताओ आप। पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजियां अभी भी बदस्तर नजर आ रही हैं। कांग्रेस में सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी करने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कई हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी इस देरी का कारण कांग्रेस को ही मान रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी का आरोप है कि कांग्रेस के लोग ही पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में गए थे। उसके बाद जब कोर्ट ने सरकार के पक्ष में अपना फैसला लिया तो अभी भी उन्हें चैन नहीं आ रहा है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज भी इतना अड़ंगा डालने के बावजूद और न्यायालय में जब पंचायत चुनाव का मामला गया, वहां पर भी अपने अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करके चुनाव रुकवाने का प्रयास करने के बावजूद भी उस काम में सफल नहीं हुए। तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। और रही पंचायत चुनाव में उत्साह की बात, तो निश्चित रूप से आम जनता में चुनाव के प्रति भारी उत्साह है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस में अड़ंगे डालने की कोशिश की और लगातार प्रदेश के विकास के विरोध में बयानबाजी करते रही, उसको लेकर के जनता में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की आम जनता ने सोची है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज भी उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ग्राम प्रधान और अन्य प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और जसपुर विधानसभा क्षेत्रों में जिला पंचायत की 17 में से 14 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि 3 सीटें स्वतंत्र छोड़ी गई हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 14 सीटों पर जीत हासिल करेगी। पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी और अपनी जिला समिति की चर्चा के बाद हमने अपने जिले की 17 सीटों में से 14 सीटों पर जिला पंचायत के प्रत्याशी घोषित किए हैं। हमारे 14 के 14 प्रत्याशियों ने विधिवत रूप से अपना नामांकन कर लिया है। हमारी 3 सीटें
बरीराई आपका और बाजपुर गांव और राजपुर हमने स्वतंत्र छोड़ी हैं और इसी प्रकार से इन पंचायतों के हमने वार्ड प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। निकाय चुनाव को टालने पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत निकाय चुनाव टालकर प्रशासक बैठाए। उनका कहना है कि शहरी वोटरों को पंचायत वोटर में शामिल कराकर बीजेपी ने चुनावी लाभ की तैयारी की। अगर समय पर चुनाव होते तो स्थिति सामान्य रहती, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र से खिलवाड़ किया है। दबाव में काम नहीं होने, जो धारा 9 की उपधारा 6 है उसका खुला उल्लंघन है। सितंबर में एक आदेश दिया गया था जिसको सुधारते हुए दिसंबर 2019 में एक और संशोधन लाया गया। वो संशोधन लागू होना चाहिए और अभी तक जो है जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं बार बार इस बात को वहाँ के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि स्पष्ट निर्देश चुनाव कमीशन को देना चाहिए, सरकार के दबाव में काम नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता है ग्राम सभाओं के गठन की, क्योंकि ग्राम सभाओं में जो गाँव के वार्ड्स के सदस्य होते हैं उसमें नॉमिनेशन 50% से कम हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जब वार्ड मेंबर ही नहीं होंगे तो बोर्ड गठित कैसे होगा, ग्राम सभा की गठन कैसे माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो ये एक संवैधानिक संकट होगा। जो धारा 9 की उपधारा 6 है उसका खुला उल्लंघन है। लेबर हेडी गन्ना विकास समिति की नई चेयरमैन निशु राठी ने सैकड़ों समर्थकों के सामने शपथ ली है। उनके साथ समिति के डायरेक्टरों ने भी शपथ ग्रहण की है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि निशु राठी के चेयरमैन बनने से क्षेत्र का विकास होगा और किसानों को राहत भी मिलेगी। निशु राठी ने कहा है कि वो किसानों के साथ मिलकर उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नजर आएंगी। तो किसानों के उत्थान की यहाँ पर बात की गई है। शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें निशु राठी ने कहा है कि वो किसानों के साथ मिलकर उनके विकास के लिए हर संभव सहायता करते हुए नजर आएंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या आज चिंता का सबब बन गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बावजूद इसके परिणाम सार्थक नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार निरंतर ऐसी नीतियां बना रही है जिनसे अभिभावकों का मन अपने ननिहालों को सरकारी स्कूलों में जाने के लिए प्रेरित हो। घटती छात्र संख्या को बीजेपी नेता ये भी मान रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में अब आम आदमी के बच्चों को आसानी से दाखिला मिल जा रहा है। सुनिए इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है। सरकार के द्वारा जो शिक्षा का जो अधिकार, देखिए सरकार चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और हमारी सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति देश में लाई गई है और उस नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में इसको लागू किया है और इसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आम गरीब का बेटा अंग्रेजी माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अगर काम कर रहा है तो इस सरकार में कर रहा है। उस जो विद्यार्थियों की संख्या कम होने की बात कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार के द्वारा जो शिक्षा का जो अधिकार है उसके तहत निजी विद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में वाहनों की फाइलों के निपटारे को लेकर विभाग ने कंप्यूटरीकरण की कवायद शुरू कर दी थी। मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों को करीब हजारों फाइलें जमा हैं। इन्हें कंप्यूटरीकृत करने को लेकर विभाग ने इन्हें 5 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। पूरा डेटा कंप्यूटरीकृत होने के बाद फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन ट्रांसफर कराने, आरसी के नवीनीकरण, फिटनेस और टैक्स जैसे कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे। परिवहन विभाग की माने तो फाइलें कंप्यूटरीकृत होने में लगभग 1 साल लगेगा। मौजूदा वक्त में सभी नए वाहनों का डेटा ऑनलाइन ही फीड किया जा रहा है। व्यवस्था से ये भी किया जा रहा है कि डाटा फीड करने के बाद फाइल को वाहन के मालिक के सुपुर्द कर दिया जाएगा। कर दिया था, ये पूरे उत्तराखंड में चला था।
पूरे उत्तराखंड में लगभग हमने 100 जितनी उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेड फाइल्स थी सभी ऑफिसेज़ की 2021 में चलाया, और मैं खुद इसको देख भी रही थी। 2024 तक ये पूर्ण भी हुआ था पूरा, UKPFMS वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने इसको किया था। 110% कर दिया, पेजेस ज़्यादा निकले तो 100 से ज़्यादा ही हमने किया। कुछ परमिट रिलेटेड जो फाइल्स हैं, RTA वाली जो फाइल्स हैं, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड तो सारी हो गई हैं, और जो परमिट के रिलेटेड फाइल्स हैं वो कुछ अभी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उसमें कई बार ऑडिट के प्रकरण होते हैं और कुछ साथ ही कुछ वाद जो हैं वो न्यायालयों में चल रहे होते हैं। तो वो डिजिटाइज तो हो गई हैं, लेकिन उन फाइल्स को अभी हमने डिस्ट्रॉय नहीं करा है, वीड आउट नहीं करा है। 16 जुलाई को उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला मनाया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण करने के लिए वन विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। इस पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि पिछले वर्ष हमारा लक्ष्य 1 करोड़ 14 लाख पेड़ लगाने का था और इस बार हमने 1 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। आगे उन्होंने कहा है कि हरेला के तहत जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे उनमें से 50% पेड़ फूलदार होंगे, जिसके तहत इस बार भी काम किया जाएगा। तो देखिए, हरेला पर्व की तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग भी हरेला पर्व को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। इस बार 1 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो इस बार हमारा लक्ष्य जो है वो 1 करोड़ 50 लाख पेड़ों का है। पिछले वर्ष हरेला में हमारा लक्ष्य 1 करोड़ 14 लाख पेड़ों का था। इस वर्ष 1 करोड़ 50 लाख पेड़ों का है, और इसमें पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने ये तय किया था कि हरेला में जितने भी पेड़ लगेंगे उसका 50% पेड़ फलदार होंगे। उत्तराखंड में पर्यावरण पर्व हरेला को लेकर राज्य सरकार प्रदेश भर में पौधारोपण किया जा रहा है। मदरसों में बीते साल की तरह इस साल भी हरेला पर्व मनाया जाएगा। इसके तहत मदरसे में पौधारोपण किया जाएगा। उत्तराखंड मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि हरेला पर्व के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के हर एक मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम के तहत एक पेड़ मां के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी हमने जो हरेला हमारा पर्व आ रहा है उस पे हमने पिछले विगत वर्ष भी हमने जो है वो अपने मदरसों के अंदर हरियाला पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया था। हर्षोल्लास के साथ ही ये भी हम एक पेड़ माँ के नाम हर मदरसे में लगाएंगे और हमने उसकी रूपरेखा तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे की परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी IAS विशाल मिश्रा को मिली है, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी की निर्मलता बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने बताया कि गंगा किनारे बने 70 STP में से 40 का रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। आने वाले समय में अतिरिक्त 30 की भी मॉनिटरिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी 70 SPT प्लॉट्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सेंसर और CCTV लगाए जाने हैं। आगे उन्होंने कहा है कि NGT के मानकों को पूरा करना हमारा उद्देश्य है, जिससे गंगा की अविरलता और निर्मलता बरकरार हो सके। देखिए, नमामि गंगे के परियोजना निदेशक के तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मेरा पूरा प्रयास है कि जो हमारे STPs जो कि वर्तमान में 70 हैं इंस्टॉल्ड हैं, उन सभी की रियल टाइम मॉनिटरिंग सबसे पहले जो हमारा गंगा तरंग पोर्टल है उसके माध्यम से की जाए। लगभग 40 की जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो हो रही है। शेष में NMCG की ओर से और राज्य सरकार की ओर के सपोर्ट से ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए जो भी आवश्यक प्रयास हैं, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ सेंसर्स, वो अभी गतिमान है। CCTV की मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, तो CCTV भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं और जहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं उसका एक लाइव फीड हेडक्वार्टर पे भी लिया जाएगा। और इसके साथ साथ मंथली रिव्यू बैठक प्रत्येक STP की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। नैनीताल और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बिगड़ने से भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सुबह मौसम साफ था, लेकिन दोपहर में मूसलाधार बारिश और घना कोहरा छा गया। पहाड़ों से पत्थर और मलबा भी आ गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफ़ी परेशानी हुई है। खासकर स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड विधानसभा भवन आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जब अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन और हिमालयन विश्वविद्यालय जोड़ी ग्रांट के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के नेतृत्व एवं संरक्षण में संपन्न हुआ। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि इस रणनीतिक साझेदारी का आधारित शासन को सशक्त बनाना। उन्होंने बताया कि ये एएमयू दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक और व्यवहारिक सहयोग की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जानते हैं कि मेरा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसकी शुरुआत की थी। पिछली बार जब हमारा सदन यहाँ पे था तो हमने इसको दोबारा से शुरू करा था और उसके बाद मन में ये बात थी कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को लेकर कुछ इस तरह के कार्य करने जहाँ हम उत्तराखंड में के चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, पॉलिसी को लेकर हो, पानी को लेकर हो, इस पर हम किस तरह से कार्य कर सकते। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य पद के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल 181 नामांकन पत्र दाखिल हुए। पहले दिन 93 नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसमें एक नामांकन खारिज हुआ क्योंकि प्रस्तावक दूसरे क्षेत्र का था। दूसरे दिन 44 नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसमें से 2 निरस्त किए गए और 42 वैध घोषित हुए। अब तक यानी 137 नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई, जिसमें 3 खारिज हो चुके हैं। देखिए, नामांकन पत्रों की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। ऐसे में कई ऐसे नामांकन पत्र हैं जो खारिज हुए हैं, यानी अभी तक 3 नामों की जानकारी मिल रही है, 3 नाम खारिज भी हो गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई को देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ अन्य इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। ये अलर्ट 9 जुलाई को भी जारी रहेगा। 10 जुलाई से बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन 12 जुलाई के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। ज़्यादातर जगहों में बारिश, देखिए बारिश की एक्टिविटी ठीक मिल रही है और पास्ट 24 आवर्स में भी ज़्यादातर जगहों में बारिश रही है और हैवी रेंस भी हमको टेहरी में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में या इसी तरह बागेश्वर में वो मिली है। और इसके अलावा जो मॉडरेट रेंस है वो काफ़ी जगहों पे है। अब अगर देखें, आज के लिए बात करते हैं 8 तारीख के लिए जुलाई की, तो आज भी एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। देखिए बारिश विकासखंड नंदनगर के शेरा गांव में बीती रात प्रकृति का कहर टूटा है, जब अचानक बादल फटने से गाड़ यानी उफान पर आ गया। तेज बहाव के चलते गांव में पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कई घरों को नुकसान पहुंचा। सिंचाई योग्य जमीन तबाह हो गई तो कहीं गौशालाएं मलबे की चपेट में आ गईं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी दहशत का माहौल है। आज नंदानगर में शेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है। उत्तराखंड STF को लोन फ्रॉड के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्यों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। STF उत्तराखंड ने आरोपित अभिषेक अग्रवाल को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। STF ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड केस में गिरोह का मास्टरमाइंड है। आरोपी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया जा रहा है, जिसने 35 से 40 कंपनियां शेल कंपनियां बनाई थी। साथ ही मालूम हुआ है कि उन कंपनियों के खातों में लगभग 750 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसने 40 शेल कंपनीज बनाई थी और इसके अकाउंट से 750 करोड़ के सस्पिशियस इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए हैं और जो 40 कंपनीज इसने बनाई थी 13 इसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं
और लगभग 27 कंपनियां इसकी पत्नी के नाम पे रजिस्टर्ड हैं और ये 8 चाइनीज नेशनल्स हैं जो बेसिकली इसके हैंडलर्स थे, उनके संपर्क में था ये। और ये लोग बहुत सारी लोन ऐप्स के माध्यम से लोगों के साथ ठगी कर रहे थे और लोन ऐप के माध्यम से उनको ऐप डाउनलोड करवाया जाता था, फिर उनको उनके जो डेटा स्टील कर लेते थे उनके फ़ोन का और उनको ब्लैकमेल करते थे। इस संबंध में कई जगह से वांटेड है। अभियुक्त अभिषेक। जापान से भारत की बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड के पौड़ी के लाल उत्तम सिंह रावत ने जापान में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेंच प्रेस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उत्तम सिंह रावत ने बताया कि दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया, जिसमें 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे उत्तम ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया है। तो वहीं उन्होंने अपने भावुक शब्दों में उन्होंने कहा है कि मेरा हर लिफ्ट में मेरी भारतीय तिरंगा झंडा मेरा साथ था और मैं उसे अपने बैग में लेकर आया था, बस उसी पल का इंतजार था। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम रावत है। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और दिल्ली में मैं रहता हूँ। आज 7 जुलाई को हिमजी जापान में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का गेम हुआ था, जिसमें मेरे को सिल्वर मेडल मिला है और जिसमें मैं बोलता हूँ कि 22 से ज़्यादा कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। हांगकांग, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, इंडिया, मलेशिया और भी काफ़ी कंट्रीज़ थी, जिसमें मैं स्पेशल थैंक बोलता हूँ मैं अपने पावर लिफ्टिंग कोच मिस्टर महेश जी को, जो मेरे छोटे चाचा जी भी हैं। हमने बचपन से उनको काफ़ी देखा गेम करते हुए, जिन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर बनाए। इंडिया में वो रिकॉर्ड होल्डर रहे अपने टाइम पे और वो पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं 25 साल से ज़्यादा। नमस्कार। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।